नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात, आज अहम बैठक होने वाली है उसे लेकर। शराबबंदी को लेकर आज सर्वदलीय बैठक है और कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह अहम बैठक बुलाई है। बैठक में शराबबंदी पर चर्चा भी होगी। बुधवार को सदन में शराबबंदी का मुद्दा उठा था, विपक्ष ने चर्चा की मांग की थी और आज इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष ने इसे बुलाया है और शराबबंदी को लेकर तमाम दलों के नेता बैठकर आज चर्चा भी करेंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष ने आज शराबबंदी पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में शराबबंदी पर अहम चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया था उस पर तमाम दलों के नेताओं को एक साथ बिठाकर बातचीत होगी। थोड़ी देर बाद सर्वदलीय बैठक शुरू होगी शराबबंदी को लेकर। इसे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बुलाया है और हम आपको बता दें, तेजस्वी ने सदन में शराबबंदी का मामला उठाया था। आरजेडी ने शराबबंदी पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव भी दिया। आरजेडी के साथ कांग्रेस ने भी शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी साफ किया कि वो शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करके रहेंगे। तो शराबबंदी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसमें कांग्रेस की ओर से अजीत शर्मा हिस्सा लेंगे। ये जानकारी प्रेमचंद्र मिश्रा ने दी है। आज बिहार कांग्रेस भाग लेगी और वहां अपनी बातों को रखेगी। और देखिए, शराबबंदी को लेकर जो सर्वदलीय बैठक है उसे लेकर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी ने कहा कि कानून की आड़ में सिर्फ गरीबों को जेल में डाला जा रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। सत्ता के संरक्षण में शराबबंदी कानून की धज्जी उड़ रही है। इसमें सिर्फ गरीबों को, दलितों को फंसाया जा रहा है और सत्ता के संरक्षण में शराब का धंधा फल फूल रहा है। शराबबंदी पर सर्वदलीय बैठक के पहले एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा है। एनडीए ने कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति ना करे तो बेहतर है। विपक्ष के लोग भले ही कुछ कह लें, लेकिन बिहार की आम जनता, खासकर महिलाओं में इस फैसले को लेकर जबरदस्त उत्साह है। आज विधानसभा में इस मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विपक्ष से हमारा आग्रह है कि भले ही आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकिए, लेकिन उसके बावजूद जो बिहार के हित में है वह होना ही चाहिए। देखिए, बिहार सरकार ने और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से शराबबंदी के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों, सबको विकास के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए संकल्पित है। ऐसे में विपक्ष जो प्रोपेगेंडा कर रही है शराबबंदी को लेकर के, ऐसा लगता है कि विपक्ष के हाथ शराब माफियाओं के साथ है। और देखिए, सर्वदलीय बैठक को लेकर हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। साकेत का रुख करते हैं। साकेत, बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद हो सकता है कोई नतीजा भी निकलेगा, बेहतर नतीजा। क्या यह मान लिया जाए कि जो गतिरोध सदन में है, सदन के बाहर विपक्ष शराबबंदी को लेकर दिखा रहा है, उस पर विराम लग पाएगी इस बैठक के बाद? देखिए, बिल्कुल पिछले दिनों जिस तरह से सदन के अंदर हंगामा हुआ था और इस वजह से पूरे दिन की कार्रवाई बाधित हो गई थी। शराबबंदी को लेकर लगातार विपक्ष ये बात कह रहा था कि बिहार में शराबबंदी फेल है और इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कार्यस्थगन प्रस्ताव भी विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर लाया गया था और पूरी तरह से सरकार को सदन में घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हुई थी, अब सबको याद होगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो बात कही थी कि सभी आज के दिन का यानी कि सोमवार को जो सभी दल हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, उनको उन्होंने बुलाया था और इस पर बैठक करने के लिए, यानी कि सर्वदलीय बैठक शराबबंदी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कही थी और वो आज 10 बजे का समय दिया गया था और एक एक करके सभी नेताओं का पहुंचने का भी सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे, उसके बाद विजेंद्र यादव पहुंचे, एआईएमआई के जो अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। तो एक एक करके जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो विधानसभा में शुरू हो गया है और निश्चित तौर पर चूंकि ये जो मसला है ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है सरकार को घेरने का और हर दिन इस मुद्दे पर सरकार को सदन के अंदर विपक्ष जो है वो घेरती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक ठोस तेजस्वी ने ये मामला उठाया था सदन के अंदर और बहुत हंगामा भी हुआ था। क्या तेजस्वी इस बैठक में पहुंचेंगे?
देखिए बिल्कुल सभी नेताओं को, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है तो उनको निश्चित तौर पर इस बैठक में होना चाहिए। अब देखना होगा कि वो इसमें आते हैं या नहीं। अब तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं, 10 बजे का समय दिया गया था और विधानसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, वो अपने चैम्बर में बैठे हैं और कई नेता दूसरे दलों के भी पहुंचे हैं यहाँ। हालांकि अभी तक कांग्रेस के विधायक दल के नेता नहीं दिखे हैं, साथ ही साथ आरजेडी के नेता नहीं पहुंचे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि तेजस्वी यादव इस बैठक में हो या वो अपने तरफ से सचेतक को पार्टी के तरफ से भेजते हैं, ये देखना होगा। लेकिन सबसे अहम है कि जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेरती है, तो ऐसे में बड़े नेताओं को निश्चित तौर पर इसमें आना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव सदन के अंदर खड़े होकर इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, तो इस बैठक में भी उनको होना चाहिए और वहां पर यह बात वो रखे कि आखिर जो शराबबंदी का मामला है, जिस तरह से वो विपक्ष ये बात कह रही है कि बिहार में शराबबंदी फेल है, उस पर एक ठोस निष्कर्ष निकले, ताकि जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू ढंग से चले, उसमें कहीं से भी कोई बाधा नहीं हो, क्योंकि आम जनता का सवाल सदन के अंदर पूछा जाता है और यही एक लंबा सत्र होता है। और ऐसे में अगर हंगामा ही होता रहा सत्र के अंदर, तो जनता का उस वक्त ये बैठक हो रही है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उसे शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करेंगे और शराबबंदी को बेहतर तरीके से लागू किया भी जाएगा, जबकि विपक्ष कह रहा है कि शराबबंदी राज्य में फेल। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। साकेत, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, शराबबंदी क्यों लागू की गई और क्या इसकी वजह रही है, तमाम बातें भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई गई है, ये हम आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह मामला उठाया था। तेजस्वी ने मंत्री रामसूरत राय पर गंभीर आरोप शराबबंदी को लेकर लगाए थे। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, यह बड़ा आरोप तेजस्वी यादव और विपक्ष की तरफ से लगाया गया। बिहार में शराब को मुनाफा वाला कारोबार भी बताया गया विपक्ष की तरफ से, और तेजस्वी ने शराबबंदी पर चर्चा की मांग की थी। कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया गया था। आरजेडी ने शराबबंदी पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन का प्रस्ताव भी दिया था। आरजेडी के साथ कांग्रेस ने शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया और इस गतिरोध को देखते हुए ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उम्मीद यह की जा रही है कि इस बैठक के बाद शायद गतिरोध कम हो जाए। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपने गुस्से को लेकर मीडिया कर्मियों को जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, ना ही वो किसी के खिलाफ हैं। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन हम जानिए, हम कभी कभी कोई बात करते थे, हम किसी पर गुस्सा नहीं करते। हम गुस्सा नहीं करते। 8 मार्च की यह तस्वीर पूरे देश ने देखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवाज भी सबने सुनी। कहा जाने लगा मुख्यमंत्री बात बात में गुस्सा जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने के मौके पर सीएम ने उस वाकये की सच्चाई बताई। हाउस में कभी कभी देखते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा, अब जो क्वेश्चन पूछा उसका अधिकार है महिला क्वेश्चन पूछने वाले का, तो हम समझाने में कह दिए कि अरे भाई नियम कहता पहले उनको पूछने दीजिए, और एक ही पार्टी के लोग, और दूसरा को हमने समझा दिया, सुन नहीं रहता कुछ पर कहा अरे बैठिए बात समझिए, कह दिया कि हम नाराज, उनका कितना नाराज होंगे भाई, तो समझा रहे हैं, समझना है तो अच्छा है, फायदे में है, आप मेरी बात नहीं मानोगे मत मानो भाई। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब कोई नियमों की अनदेखी करता है तो उसे समझाने के लिए जोर से बोल देते हैं और लोग उसे गुस्सा समझ लेते हैं। और एक बात हम कहेंगे भाई, हम कभी कभी कोई बात करते थे, हम किसी पर गुस्सा नहीं करते, हम गुस्सा नहीं करते हैं। आप लोग भ्रम मत होइए कि हम जोर से बोलते, हम गुस्सा करके नहीं बोलते, समझाने के लिए बोलते हैं। आरएलएसपी के जेडीयू में विलय के मौके पर जॉली मूड में दिख रहे नीतीश कुमार ने आम लोगों को भी सोशल मीडिया पर निगेटिव की जगह पॉजिटिव बात लिखने की सलाह दी। साथ में मीडिया से अपनी अच्छी बॉन्डिंग भी दिखा दी। लेकिन हम तो आप लोगों से विनम्र प्रार्थना यही करेंगे कि भाई हम पर भी थोड़ा ख्याल रखिए। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार बेवजह कुछ भी नहीं बोलते। जो भी बोलते हैं नाप तौल के बोलते हैं। ऐसे में कहीं उनकी आवाज ऊंची हो जाती है तो लोग गुस्सा समझ लेते हैं, लेकिन वो गुस्सा ना होकर समझाने का तरीका होता है, जिसे सीएम ने आज साफ कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और देखिए बड़ी खबर की बात करते हैं। बेतिया से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बेतिया में होटल कारोबारी की हत्या की गई है। घर में घुसकर कारोबारी की हत्या की खबर आ रही है। चाकुओं से गोदकर सुखदेव ठाकुर का मर्डर किया गया है। मुफस्सिल थाना के बरवत सेना गांव की घटना है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। तो बेतिया से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां कारोबारी की हत्या की गई है। चाकुओं से गोदकर कारोबारी की हत्या की गई है। घर में घुसकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से। सुखदेव ठाकुर व्यवसायी हैं, उनकी हत्या कर दी है अपराधियों ने। मुफस्सिल थाना के बरवत सेना की घटना है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर बक्सर से, जहां आपसी विवाद में ममेरे भाइयों ने फुफेरे भाई की हत्या कर दी है। मृतक का नाम ओम गुप्ता बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि ओम गुप्ता का अपने ममेरे भाइयों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद में हथौड़ी से मार मारकर ममेरे भाइयों ने ओम गुप्ता की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की इस वारदात से आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम किया, हंगामा किया। इस दौरान नाराज लोगों ने एक बाइक में आग भी लगा दी। मौत, मेरे जैसे आदमी मरा है, मौत के बदले हमको मौत चाहिए। उन लोग का उसका दुकान सील कर दीजिए, उनका घर कुर्की कर दीजिए। इससे कम में हम नहीं मानेंगे। जैसे वो लोग मारी है उसी तरह जाएगी कहाँ, हम चाय लेके जिएंगे। किशनगंज के सलाम कॉलोनी में एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत हो गई है। मृतकों में एक पुरुष नूर आलम और उसके 4 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान चूल्हे से घर में आग लगी। एसडीओ शहनवाज अख्तर ने पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो देखिए किशनगंज में चूल्हे से निकले एक चिंगारी ने 5 लोगों की जान ले ली है। पीड़ित परिवार के लिए हालांकि मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। एसडीओ ने इस बात की जानकारी दी कि 4 लाख का मुआवजा परिवार को दिया जाएगा। एक शख्स और उसके 4 बच्चों की इस अगलगी में मौत हो गई है। किशनगंज से खबर आई जहां चूल्हे की आग ने पूरे घर को जलाकर राख कर दिया। 5 लोगों की मौत भी हो गई है। 4 बच्चे इसमें शामिल हैं और उनके पिता की भी मौत जलने से हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किशनगंज में आग से कितनी तबाही मची। 5 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान एक चिंगारी चूल्हे से निकली और उस चिंगारी ने पूरे घर को आग के चपेट में ले लिया। हालांकि साथ में बताया जा रहा है कि 5 जाने गई हैं, 4 बच्चों की और एक शख्स की। पिता बताया जा रहा है उन बच्चों का। फिलहाल मुआवजे का ऐलान कर दिया गया प्रशासन की तरफ से। एसडीओ ने 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। उनको उपलब्ध करा देंगे फैमिली को। जो बची हुई एक सिंगल मात्र महिला बच गई हैं और उस परिवार के 5 लोग जलकर मृत्यु हो गई। पूर्णिया के वार्ड नंबर 4 से, जहां कल देर रात प्रधान टोला में भीषण आग लगने से एक घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। खबर के मुताबिक अगजनी में 12 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। घर के मालिक की माने तो आग कैसे लगी इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। और देखिए पूर्णिया के साथ किशनगंज में भी एक और जगह आग का कहर देखने को मिला, जहां कल देर रात जीरनगाछ पंचायत में राशन दुकान में भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग कैसे लगी इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर पटना से सटे पालीगंज से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। बरामद शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। सिंगौड़ी थाना के हादीनगर गांव के पास एक खड़ी ट्रक की जांच की गई तो उसमें 153 कार्टन शराब रखी हुई थी। ट्रक में तहखाना बनाकर शराब को छिपा कर रखा गया था। इस मामले में हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस शराब तस्करों की तलाश कर रही है। प्राप्त हुई है थानाध्यक्ष सिगोड़ी को अवैध शराब के ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में। उसके बाद हादीनगर चिमनी भट्टा के पास यहाँ की टीम जब पहुँची है तो वहाँ पे एक ट्रक बरामद किया गया है जिसमें शराब था। ट्रक में शराब को कुछ इस तरह से छिपाया गया था
कि पहले से पता न चले। ट्रक के अंदर घुसने के बाद जब उसे थपथपाया गया है तो आवाज़ एक डिफरेंट मिला है, जिससे ज्ञात हुआ है कि अंदर कुछ है। फिर उसको सर्च करने के बाद तब शराब मिला है। सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी आज और कल देशव्यापी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बैंक में बैंकिंग सेवाएं तो बाधित रहेंगी। 13 और 14 मार्च को शनिवार और रविवार होने की वजह से भी बैंकों के कामकाज जो है वो ठप रहेंगे। इस तरह बैंकों का कामकाज लगातार 4 दिनों तक बाधित रहेगा। आज सुबह से ही बैंक में ताला लगाकर बैंककर्मी निजीकरण के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। बैंक कर्मियों का हड़ताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। आज से 2 दिनों के लिए बैंकों की हड़ताल है। आप देखिए बैंक कर्मी जो हैं वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। बैंक 2 दिनों तक के लिए बंद रहेगा, हड़ताल कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मांगों को लेकर ये लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, हम एक बार बात करते हैं। सर, किन मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल पे हैं आज? जी, हमारा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम के आह्वान पर 15 और 16 मार्च 2 दिवसीय हमने हड़ताल का निजीकरण के खिलाफ में, ये सरकार देश को बेचना चाह रही है। एक एक करके सारे पब्लिक सेक्टर्स को, बैंकों को, LIC को प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। जिन मुद्दों को लेके 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, आज उन्हीं मुद्दों से उलट ये सरकार कहती है कि जो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उससे आम जनता का हित नहीं हुआ। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये जनधन का 3.5 करोड़ खाता जो है, 3 अरब खाता जो है बैंकों में खुला, ये किसका खुला? आगे भी ये हड़ताल जारी रहेगा अगर मांग नहीं मांगी जाएगी तो? बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, क्योंकि ये सिर्फ बैंक कर्मचारी और बैंकों के जॉब और जॉब सिक्योरिटी की बात नहीं है, इससे देश का आवाम जुड़ा हुआ है। आज देखिए जिस तरह से छोटे छोटे लोन होते हैं वो बंद हो जाएंगे। 69 के पहले ये कृषि के क्षेत्र में यहाँ जो हालत थी कि PL 480 के गेहूं पर यहाँ के लोग रहते थे, अमेरिका से गेहूं आता था। उसके बाद श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई। इसलिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सीधा मतलब ये है कि सिर्फ अमीरों के कंगूरे ही नहीं चमके, गरीबों की झोपड़ियों में भी दिया जले समृद्धि का। 2 दिनों तक ये हड़ताल इनका जारी रहेगा और साथ ही साथ ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर फिर भी इनकी मांग जो है वो नहीं मानी जाएगी तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जहानाबाद के सिकरिया गांव में राइस मिल से निकलने वाले धुएं से लोग बेहद परेशान हैं। मिल से निकलने वाली राख लोगों की आंख खराब कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिल से निकले राख को खुले में फेंका जा रहा है, जिससे राख खेतों में फैल जाती है और फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो रास्ते में चलने वाले लोगों की आंखों में भी जा रहा है, जिससे कई लोग आंख की बीमारी के शिकार भी हो रहे हैं। तो राख के चलते फिर दिखाने गए, फिर हल्का फुल्का इसी दवाई डाले। उसके बाद में पटना एगो भैया हैं, अपना भाई थे, तो लिया के चल गए पटना। तो बोले कि तो वो से हो गया, अब दिक्कत हो गया, तुमको रोशनी नहीं आएगा 90%। तो पहले तो बोले कि आपको माने 90% निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अभी आश्वासन दिया, अभी इलाज मेरा चल रहा है। बात करने पर उनसे हमने तो कई मतलब उनसे बात किया, रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, इसको आप ठीक ठाक करें। चारों तरफ गांव के जो आप जो है या दूसरे पंचायत में भी रोड के किनारे जहाँ सरकारी गड्ढा है उसमें आप जो है जाकर राख गिरा रहे हैं। और जब हवा चलती है तो रुख पर उड़ेगा तो घरों में घुसता है। हम लोग का घर जो है एकदम काला हो जाता है, छत काला हो जाता है, आंगन काला हो जाता है, कपड़े काले हो जाते हैं। ये सारा अवस्था रहता है। हमारे भी आंख में, दोनों आंख में पड़ चुका है। और अब बात दमदार किशन की। बिहार के बेटे ईशान किशन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दमदार डेब्यू किया है। T20 डेब्यू मैच में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को शानदार जीत दिलाई। ईशान किशन को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। ईशान किशन ने 32 गेंदों की पारी में शानदार 56 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के भी जड़े हैं। ईशान की शानदार पारी के कारण 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच के बाद भारत और इंग्लैंड की टीम 1-1 की बराबरी पर आ गई है। और देखिए डेब्यू मैच में ईशान किशन ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाया, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो देखिए भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले 84वें खिलाड़ी बन गए हैं। T20 डेब्यू में अर्धशतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि ईशान किशन ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाया है। T20 में डेब्यू अर्धशतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी
बने ईशान किशन। T20 में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं ईशान किशन। ये तमाम रिकॉर्ड जो है ईशान किशन ने अपने डेब्यू मैच में ही अपने नाम कर लिया है। तो ईशान किशन ने शानदार पारी खेली है, 32 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी, और अपनी पारी की बदौलत भारत को जीत भी दिलाई इंग्लैंड के खिलाफ। और उसके बाद कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं। रिकॉर्ड क्या क्या उनके नाम है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं। देखिए, एक साथ कई रिकॉर्ड ईशान के नाम हो गए हैं। तो ईशान किशन के शानदार खेल से उनके पैतृक गांव नवादा में भी जश्न का माहौल है। गांव में उनकी दादी और भाभी से बातचीत के हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में शानदार बल्लेबाजी करने के बाद ईशान ने अपने प्रशंसकों का दिल जीता है। इस वक्त हम ईशान के पैतृक घर नवादा में हैं और हम उनके घर पे आए हुए हैं, और आइए उनकी भाभी से हम रिएक्शन लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको, पहले ये बताइए परफॉर्मेंस के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख के तो सबको अच्छा लगता है, और इंडिया के लिए इतने बड़े स्टेज पे रिप्रेजेंट किया है, डेब्यूट था तो और ज़्यादा खुशी है इस चीज़ को लेके कि फर्स्ट टाइम में जैसे हर नर्वस होता है, हर इंसान कोई भी चीज़ करेगा फर्स्ट टाइम में सब नर्वस होते हैं, बट ईशान को देख के नहीं लगा कि ही इज़ वेरी फियरलेस। उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, जिस चीज़ के लिए उसको चुना गया था वो उसने अपना इंडिया के लिए किया, इंडिया के लिए प्ले किया, बहुत अच्छे से प्ले किया। विराट कोहली की कैप्टेंसी और उसको इतनी अच्छे स्टेज पर है कि इतने अच्छे लोगों के साथ है कि अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छे से रहेगा, सीखेगा और आगे बढ़ेगा। ईशान की दादी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं। मैम, आप ये बताइए, आपने कहा था कि आपका सपना पूरा हुआ है, क्या अब तो वो इंटरनेशनल में आ गया है, अब मैच आप देखने जाएंगे स्टेडियम में? मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे देखने। इच्छा तो पूरी हुई, मगर और चाहते हैं थोड़ा और आगे बढ़े वो, और आ जाए वनडे में, आ जाए टेस्ट मैच में, आ जाए थोड़ा और अच्छा लगेगा। इंटरनेशनल मैच में तब हमको अच्छा लगेगा ज़्यादा। नाम करते रहे, उसी के नाम से हम लोग का नाम भी रोशन हो गया, हम लोग का नाम, पोते के नाम से मेरा भी नाम लोग जान गया। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो ईशान किशन के शानदार पारी, शानदार डेब्यू पर पूरा बिहार, झारखंड ही नहीं पूरा देश गर्व कर रहा है। अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे है जोहार झारखंड।